डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग संसद पर बात कर रहे थे और संघ की विधायिका के अलग अलग प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग पिछले 2-3 कक्षाओं से। आज की कक्षा में हम लोगों को बात करनी है प्रस्तावों और संकल्पों पर। इसके अलावा जो संसदीय समितियां हैं और जो संसद में प्रश्नकाल शून्यकाल होता है उस पर बात करेंगे। फिर इसके बाद चर्चा करेंगे हम राज्य विधायिका के कुछ बहुत प्रमुख प्रावधानों की। उनसे मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आए हैं और प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आते रहे हैं। इस बार भी एक प्रश्न आया है कि राज्य में विधान परिषद का गठन किस तरीके से होता है। तो राज्य विधायिका के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रावधानों पर बात करने के बाद एक और हमारे पास टॉपिक है जो 1 या 2 बार प्रश्न आया है, आने वाले समय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और वह है प्रत्यायोजित विधान का, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। इतनी बातें हम लोग अगर कर लेते हैं तो, और जितनी बातें पिछले 2-3 कक्षाओं में मैंने आपके लिए संसद से कही हैं, उतना पर्याप्त होगा आपकी परीक्षा को देखते हुए, चाहे वो मुख्य हो या प्रारंभिक परीक्षा हो। दोनों में आपके लिए प्रश्नों को पकड़ना आपके लिए बहुत सरल साबित होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रस्ताव और संकल्प की। बुनियादी बातें भी इसमें करेंगे और कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव संकल्प हैं उन पर भी बात करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहेंगे मोशंस एंड रिजोल्यूशंस। मोशन कहते हैं एक औपचारिक प्रस्ताव है वह, जिसमें जो कोई किसी सदस्य के द्वारा लाया जाएगा। स्वाभाविक है, जो पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष या सभापति, उसकी अनुमति से कोई भी एक सदस्य, सरकारी हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य ऐसा एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है जो जब वह पारित हो जाएगा तो वह सदन के निर्णय या सदन के विचार की अभिव्यक्ति करता है। तो कहा जाएगा कि किसी भी विषय पर अध्यक्ष या सभापति या पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी भी सदस्य द्वारा लाया गया वह औपचारिक प्रस्ताव जो सदन की अभिव्यक्ति या विचारों की अभिव्यक्ति या उसके निर्णय की का प्रतिबिंबन करता है, उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। दूसरी तरफ संकल्प की अगर बात करें तो संकल्प सामान्य भाषा में भी अगर कहा जाए कि हमने संकल्प लिया है, इसका मतलब कि हमारे ऊपर वो एक बाध्यकारिता है। तो संकल्प कई तरह का हो सकता है। एक संकल्प ऐसा होता है जो सदन के विचार की अभिव्यक्ति करता हो। एक संकल्प ऐसा भी हो सकता है जिसका विधिक बाध्यता है, जिसमें कानूनी तौर पर वह बाध्य होगा, वैसा भी संकल्प हो सकता है। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग का संकल्प लाया जाता है और यदि वह संकल्प पारित हो गया तो राष्ट्रपति को पद से हटना होगा और यह उस पर बाध्यकारी होगा और कानूनी बाध्यता होगी उसकी। और तीसरे तरह का जो संकल्प होगा वह ऐसा हो सकता है कि वह सदन की जो कार्यवाहियां हैं उस पर नियंत्रण रखता है और कानून बनाने में सहायता करता है। ऐसे भी संकल्प हो सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कि प्रस्ताव और संकल्प मिलती जुलती संकल्पनाएं हैं, मिलते जुलते उपकरण हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भिन्नता एक दूसरे में दिखाई पड़ती है। तो एक एक करके पहले हम लोग इसकी परिभाषा दे दें कि जो प्रस्ताव है या मोशन, ये क्या है। कहा जाएगा कि यह एक औपचारिक प्रस्ताव है पीठासीन अधिकारी, वो होगा अध्यक्ष या सभापति, की अनुमति से किसी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत मुख्यतः
जनहित के मुद्दों से संबंधित, और चौथा हो गया सदन के विचारों अथवा निर्णय की अभिव्यक्ति कराएगा। इसको कहा जाएगा प्रस्ताव या मोशन। अब दूसरा है संकल्प। यह भी औपचारिक है। किसी विशिष्ट विषय पर प्रस्तुत सदन के विचार या निर्णय की अभिव्यक्ति है। मिलती जुलती संकल्पनाएं हैं। अंतर क्या है कि सामान्य जनहित का मुद्दा है तो प्रस्ताव है, अगर कोई विशिष्ट मुद्दा है तो संकल्प है। अब इसके बाद अगर हम पहले संकल्पों का वर्गीकरण देख लें, सदन के विचारों की अभिव्यक्ति करने वाले संकल्प, विचारों की या निर्णयों कह सकते हैं। दूसरा है विधिक बाध्यता वाले संकल्प, और तीसरा है कार्यवाहियों के नियमन के लिए संकल्प। यह कहा जाएगा कि अगर कोई संकल्प लाया गया है जिसमें विचार की अभिव्यक्ति है, केवल उसके विचार की अभिव्यक्ति है, तो ऐसे संकल्प सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे। वो स्वाभाविक है। सरकार पर बाध्यकारी हैं। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए संकल्प है, और यह है विधि निर्माण के नियमन से संबंधित है। जैसे उदाहरण हो गया अनुच्छेद 249 में राज्यसभा द्वारा पारित किया जाने वाला संकल्प है, जिसके आधार पर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके हम संसद को उस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति देते हैं। यह संकल्प है अनुच्छेद 249 के तहत। तो ये 3 प्रकार के संकल्प संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके बाद है प्रस्तावों का वर्गीकरण है। तो एक प्रस्ताव ऐसा हो सकता है जो सीधे निर्णय दे, एक उसकी जगह पर आ सकता है, और एक उसकी सहायता करने वाला हो सकता है। तो 3 मुख्य श्रेणियां हैं इसकी। एक को कहते हैं मूल प्रस्ताव, सब्सटैंटिव मोशन, दूसरे को कहते हैं स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट मोशन, और तीसरे को कहते हैं सहायक प्रस्ताव या सब्सिडियरी मोशन। अब सहायक प्रस्ताव कई तरह के हो सकते हैं। एक को कहा जाता है एंसिलरी या आनुषंगी प्रस्ताव, एक है सुपरसीडिंग या अधिक्रमण प्रस्ताव, और एक है अमेंडमेंट मोशन या संशोधन प्रस्ताव।
तो ऐसे वर्गीकरण करके हम इसको श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। एक है मूल प्रस्ताव या सब्सटैंटिव मोशन, दूसरा है स्थानापन्न प्रस्ताव या सब्स्टिट्यूट मोशन, और तीसरा है सहायक प्रस्ताव या सब्सिडियरी मोशन। और इसका फिर 3 वर्गीकरण हो गया। एक है आनुषंगी प्रस्ताव, एंसिलरी, दूसरा है अधिक्रमण, सुपरसीडिंग मोशन, और तीसरा है संशोधन प्रस्ताव या अमेंडमेंट मोशन। इतने तरह के प्रस्ताव हो सकते हैं हमारे लिए। जो मूल प्रस्ताव है वह अपने आप में अति विशिष्ट है, एक विशिष्ट मुद्दे पर लाया जा सकता है और सदन के निर्णय की अभिव्यक्ति करता है। और इसका जो उदाहरण होगा सभी संकल्प, ऑल रिजोल्यूशंस आर सब्सटैंटिव मोशन। तो इसको कहा जाएगा मूल प्रस्ताव। जैसे मान लें अविश्वास प्रस्ताव है, तो अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। यह सदन का निर्णय है और यह बाध्यकारी है, तो यह संकल्प है एक तरीके से, और संकल्प की बाध्यता है वहां। तो सभी जो संकल्प हैं वो मूल प्रस्ताव की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। स्थानापन्न है मूल प्रस्ताव के स्थान पर प्रस्तुत। जैसे उदाहरण हो गया कटौती प्रस्ताव। कैसे? इसके पारित होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव की प्रस्तुति आवश्यक नहीं है। सरकार को चूंकि विश्वास नहीं रहा सदन में, इसलिए कटौती प्रस्ताव पारित हुआ होगा। ऐसा अगर मानेंगे तो यह हो गया कि कटौती प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव का स्थानापन्न प्रस्ताव है। कट मोशन इज द सब्स्टिट्यूट मोशन फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, यह कहा जाएगा। अब अगर किसी मूल प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है या उसके बारे में कुछ और बात करनी है तो उसको कहते हैं सहायक प्रस्ताव। तो इसको इस रूप में कहा जाएगा मूल प्रस्ताव के को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे एंसिलरी अगर है तो यह कहा जाएगा कि क्या कोई विधेयक लाया जाए अथवा नहीं, यह आनुषंगी है। किसी विधेयक को प्रस्तुत करने या नहीं करने के लिए। दूसरा है किसी प्रस्ताव को छोड़कर
नए प्रस्ताव की प्रस्तुति है और संशोधन में हो गया, विधेयक में संशोधन के लिए लाया गया प्रस्ताव है। यह प्रस्तावों का वर्गीकरण हो गया मूल, स्थानापन्न, सहायक, आनुषंगी, अधिक्रमण और संशोधन प्रस्ताव। तो सारे जितने भी प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे वो किसी न किसी इन्हीं में से किसी श्रेणी के भाग होंगे। जैसे कुछ हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अब बात करेंगे यहां। जैसे पहला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कॉलिंग अटेंशन मोशन। यह जो लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली है कि नियम 197 के तहत ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव लाया जा सकता है और किसी विशेष विषय पर, जनहित के किसी विशिष्ट मुद्दे पर उस मामले से संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना इसका मूल उद्देश्य है। इसमें सदस्य जो है वह प्रश्न भी पूछ सकता है मंत्री से और अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है और मंत्री उस पर एक संक्षिप्त विवरण देता है। यह जो परिपाटी है, यह जो परंपरा है, यह भारत के लिए अति विशिष्ट है और यह अपनी बात सरकार कहती है, यह इसकी एक अनन्य विशेषता है, यह कह सकते हैं। पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत। दूसरा है जनहित के किसी विशिष्ट मुद्दे पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षण कराना इसका उद्देश्य है। इसके बाद है सदस्य को मंत्री से प्रश्न, जिसमें अनुपूरक प्रश्न भी है, सप्लीमेंट्री, मतलब प्रश्न के उत्तर से प्रश्न पूछने का अधिकार है। मंत्री द्वारा उस विषय पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया जा सकता है। ये जो दोनों हैं, ये भारत की संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। ये अन्य जगहों पर नहीं मिलती हमें। दूसरा है स्थगन प्रस्ताव है, या काम रोको प्रस्ताव कहते हैं, या एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं।
प्रक्रिया नियमावली जो लोकसभा की है उसके नियम 56 में इसका उल्लेख है कि ध्यानाकर्षण काम रोका जाए, और इसका उद्देश्य है कि जो एक चर्चा चल रही है उसको रोककर अति विशिष्ट विषय पर चर्चा कराने के लिए ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव के माध्यम से विशेषाधिकारों का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। यह आपके लिए प्रीलिम्स का प्रश्न है कि काम रोको प्रस्ताव जब प्रस्तुत होता है उसमें कौन सी बात शामिल नहीं होती है। तो वह शामिल नहीं होता है कि इसके माध्यम से हम विशेषाधिकारों के मुद्दे को उभार नहीं सकते। और 10 बजे इस प्रस्ताव की सूचना सदन को अवश्य मिल जानी चाहिए, तभी वह प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा कोई भी मुद्दा जो न्यायालय में विचाराधीन है उस पर ऐसे प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते। कहा जाएगा यह कि किसी सदस्य द्वारा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से प्रस्तुत। दूसरा है 10 बजे प्रातः इसकी सूचना देना अनिवार्य है। तीसरा है कि चर्चा में, ऐसे कर सकते हैं इसको, किसी विषय पर चल रही चर्चा को रोककर किसी अति विशिष्ट या महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद है जो आपकी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि वह ऐसे प्रस्ताव में विशेषाधिकारों का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता, पहला। और दूसरा है न्यायालय में विचाराधीन मुद्दे नहीं लाए जा सकते। सब जुडिस मैटर्स कैन नॉट बी ब्रॉट इन दिस मोशन, ऐसा नहीं कर सकते हम इसको। इसके बाद है समापन प्रस्ताव, है एक बहुत महत्वपूर्ण, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसको कहते हैं क्लोजर मोशन। नाम ही से पता चल रहा है कि चर्चा को समाप्त कराना है, किसी भी तरीके से चर्चा जो चल रही है उसको समाप्त कराने के लिए है, और उसकी जो अवधि निर्धारित है उस अवधि को छोटा करना है। यह चर्चा को छोटा करते हुए उसकी समाप्ति करने वाला प्रस्ताव है यह। और 4 तरह के इसमें समापन किए जा सकते हैं, और इसकी चर्चा है लोकसभा प्रक्रिया नियमावली के नियम 362 में। अब इसके जो प्रकार हैं, एक को कहते हैं साधारण समापन, सिंपल क्लोजर। एक को कहते हैं खंडवार समापन, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट।
तीसरे को कहते हैं कंगारू समापन और चौथे को कहते हैं गिलोटिन समापन। 4 तरह के समापन प्रस्ताव हो सकते हैं। एक है सिंपल क्लोजर, दूसरा है खंडवार समापन, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, तीसरा है कंगारू समापन, कंगारू क्लोजर, और चौथा है गिलोटिन समापन। गिलोटिन क्लोजर, 4 तरह के समापन हो गए। साधारण समापन हो गया कि जब किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि पर्याप्त चर्चा हो गई है, इसलिए उसको समाप्त कर दिया जाए। सदस्य द्वारा यह महसूस किए जाने पर कि किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है, तब यह प्रस्ताव रखा जाएगा और उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें क्या है, सभी विषयों को श्रेणीबद्ध कर अलग अलग चर्चा के बाद समापन है। कोई एक अलग विषय नहीं है, अलग अलग श्रेणी बना दी हमने, ग्रुप्स बना दिए हैं और उसके बाद उसको चर्चा की समाप्ति कर दी और छोटा कर दिया। एक एक विषय पर चर्चा नहीं करके खंड पर चर्चा कर दी। जो कंगारू समापन है वह स्पीकर या चेयरमैन की अनुमति से लाया जाएगा और वह जो स्पीकर या चेयरमैन है वह कुछ मुद्दों को उसमें से चुनेगा जिस पर चर्चा की जाएगी और बाकियों को छोड़ देगा। तो जंप करेगा वह कि 10 विषय यहां ले लिए, फिर अगला 10 विषय छोड़ दिया, फिर 2 विषय वहां से उठा लिए, इसलिए इसका नाम है कंगारू। और इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन में 21 नवंबर 1910 को, जब सर जोसेफ ऑस्टिन चैम्बरलिन ने ऐसा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में सर जोसेफ ऑस्टिन चैम्बरलेन द्वारा प्रयुक्त। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा याद रखना है आपको कि अध्यक्ष या सभापति चर्चा के लिए कुछ विषयों का चयन कर अन्य विषयों को चर्चा से बाहर कर देता है। यह कंगारू समापन है, छोड़कर आगे बढ़ जाना। और गिलोटिन है चर्चा के लिए निर्धारित अवधि के
अंतिम दिन कुछ विषयों को चर्चा किए बिना मतदान से कराने वाली प्रक्रिया है जिसको हम गिलोटिन कहते हैं, और वही गिलोटिन क्लोजर है। उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में। तो यह समापन प्रस्ताव है, सिंपल क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर एंड गिलोटिन क्लोजर। हमारे लिए पीटी का प्रश्न बन सकता है बहुत स्पष्ट रूप से, सीधे सीधे कंगारू समापन क्या होता है, कैसे लाया जा सकता है, ये सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं।